हाय फ्रेंड, आज हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। जो पास्ट इंडेफिनिट है वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा ही दो प्रकार के वाक्य इसमें लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, तो इसमें भी पहले बी, चूँकि उसमें हमने यूज किया था बी, तो इसमें बी का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यानी जैसे बी मेन वर्ब जब यूज़ किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मेरे वीडियोस को आपने देखा होगा। तो जैसे बी के 3 पार्ट होते हैं। बी मेन वर्ब है, ये बी का फर्स्ट फॉर्म है। उसी तरीके से बी का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। तो सेकंड फॉर्म को वॉज या वर, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं। थर्ड फॉर्म बीन होगा, BEEN। तो दोस्तों जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब बी का यूज़ इज़ IMR का यूज़ जब करते थे तो अन्य मेन वर्ब का यूज़ नहीं होता था। उसी तरीके से जब बी का हम यूज़ करते थे तो उसमें अन्य मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लेते थे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते थे। अन्य मेन वर्ब का मतलब है जैसे गो, कम, ईट, जाना, खाना, जिनमें एक्शनिंग सेंस हो तो बी के साथ यूज़ नहीं करते थे। उसी तरीके से बी के दूसरे फॉर्म में भी जब हम वाज वर का माने था, थे, थी का यूज़ करेंगे तो दूसरी एक्शनिंग सेंस वाली मेन वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। यानी वाज माने होता है था या थी, और वर का मतलब होता है थे। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान ले रहे हैं, ऐसे वाक्य ले रहे हैं जिनके अंत में केवल था, थे और थी हो। तो आप पहचान से समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वीडियोस देखिए, उसी तरीके से ये भी चल रहे हैं कि हमको ऐसे वाक्य लेना है कि जिनमें हम बी का प्रयोग कर सकें, माने खाली सहायक क्रियाएं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, था, थे, थी। तो हमको सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना है, यानी बी के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है वाज और वर का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमको दूसरी मेन वर्ब यूज़ नहीं करना है, यानी हम इसके साथ वह जाता था नहीं लिख सकते हैं। हम ऐसा शब्द यहाँ पर लेंगे था, थे, थी के साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो, यानी नाउन हो, या तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, बाकी कुछ भी ना हो। अब वह प्रॉपर नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन आपको बी का सेकंड फॉर्म आपको यदि यूज़ करना है तो उसमें अदर मेन वर्ब नहीं लेना है। तो यहाँ पर वह गाय थी, लेकिन आप यदि लिख दें वह गाती थी, तो ये अशुद्ध हो जाएगा इस था, थे, थी के लिए, क्योंकि हमको ऐसे वाक्य लेना है जिसमें था, थे, थी प्रधान हो और बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। तो पहले तो आपको मैं यहाँ पर लिख दूँ कि किसके साथ आप यूज़ करेंगे था, थे, थी का, इंग्लिश में वाज का या वर का। तो आई, ही, शी, इट, एनी नेम। एनी नेम मतलब एक नाम, ये आपके हो गए एक वचन करता, एक वचन करता, एक वचन करता। इनके साथ आप वॉज का यूज़ करेंगे, यानी वॉज सहायक क्रिया जिसकी हिंदी था और थी होती है। आई भी आएगा और ही, आई
चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई बहुवचन मुख्य क्रिया लेता था, तो इस टेंस में आई बहुवचन यानी वर नहीं लेगा, ये ही के साथ रहेगा एक वचन। आई, ही, सी, इट, एनी नेम, ये एक वचन। वाज का प्रयोग करेंगे तो जैसे यहाँ है वह, यहाँ पर दिस दैट भी मैं लिखे देता हूँ। दिस और दैट यानी जो आपके यह है या वह है, ये शब्द हैं। मैं, यह वह है, हम, तुमको छोड़कर, ये वाले वाक्य एक वचन कहलाएंगे यदि ये सब्जेक्ट रहेंगे। तो देखिए, वह एक गाय थी, वह एक गाय थी। तो चूँकि गाय स्त्री पुरुष नहीं है, चूँकि वह की अंग्रेजी मालूम है आपको कि ही भी होती है, शी भी होती है और दैट भी होती है। तो यहाँ बीच वाले शब्द से आप लेंगे जानकारी कि गाय जो है पशु है, पशु पक्षी के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए वह की अंग्रेजी दैट लेते हैं। हालांकि दैट का यूज आप सभी के लिए कर सकते हैं, मनुष्य के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ही का प्रयोग पुरुष का नाम दिया हो, एक पुरुष का नाम दिया हो, एक ही नाम, क्योंकि जो वह संकेतक शब्द है यह एक ही वस्तु को संकेत कर सकता है, दो नाम को संकेत नहीं कर सकता है। यानी आप यहाँ पर वह एक गाय और एक भैंस नहीं लिख सकते हैं कि वह एक गाय और एक भैंस थी। वह केवल इसलिए एक वचन का मतलब है कि कर्ता भी एक ही वस्तु को संकेत करेगा। तो मतलब ही का प्रयोग पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए, शी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए, तो यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको वाक्य रचना पढ़ा दी थी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं और प्रश्नवाचक। तो चूँकि मैंने यहाँ पर सकारात्मक वाक्य लिया है जिसमें नहीं और प्रश्नवाचक शब्द ना हो, उसको सकारात्मक, तो सकारात्मक का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अभी मैं आपको एक वचन बहुवचन लिख दूँ पहले। तो जो दे है, वी है, यू है, आई को छोड़कर, दे, वी, यू, दीज, दोज या एक से ज़्यादा नाम जैसे राम और श्याम हो गया, एक नाम आएगा कर्ता में तो वाज, और यदि एक से ज़्यादा नाम आ गए, दो हों, तीन हों, तो वर का यूज़ करेंगे। ये सभी आपके बहुवचन कर्ता हैं, यानी एक से ज़्यादा वस्तु को संबोधित करेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो यू है हमारा वह एक को भी दर्शाता है और एक से ज़्यादा को भी। तो यू के साथ यूज़ तो वर करेंगे, लेकिन यह एक वस्तु को भी बताएगा और एक से ज़्यादा वस्तु को भी। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने यू को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि यू जो होता है वह एक वचन को भी बताता है और बहुवचन को भी, क्योंकि यू से किसी को सम्मान सूचक शब्द भी लगाते हैं, तो इसीलिए यू का प्रयोग इस तरीके से होता है। तो दे, वी, दीज, दोज, एक से ज़्यादा नाम, ये तो बिल्कुल कन्फर्मली बहुवचन ही बताएंगे, एक से ज़्यादा। यानी एक से ज़्यादा का मतलब होता है कि यदि ए एन जो होते हैं आर्टिकल, उनका यूज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन यू के साथ ए एन का यूज़ कर सकेंगे जब यह एक वस्तु को संबोधित करेगा। तो ये संकेतक इस तरीके से आपको समझने हैं। अब इसमें आ गया, मान लीजिए वे गायें थी, वे गायें थी। अब ध्यान देना है दोस्तों कि वे गायें थे नहीं लिख सकते हैं, अशुद्ध है, तो यहाँ पर थी लगाया, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि वाज का मतलब थी होता है, वाज माने थी होता है, तो यहाँ पर थी आया है तो हम वाज ही लगा देंगे। यहाँ पर आप कर्ता से समझ लेंगे कि वे जो कर्ता है ये बता रहा है कि गायें जो हैं एक से ज़्यादा हैं, मोर देन वन हैं। ये भी सकारात्मक मैंने वाक्य लिया। तो वाक्य रचना जो आपको ध्यान रखना है, सकारात्मक के लिए आपको ध्यान है कि पहले कर्ता की अंग्रेजी सकारात्मक में, फिर सहायक क्रिया वाज या वर, और फिर इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं अदर्स लिख के आपको बता रहा हूँ, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही यूज़ करना है यदि आप वाज वर का यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें वाज वर का यूज़ करना है, यानी वाज वर कर्ता के बारे में बता रही हैं। सहायक क्रिया यूज़ आप कर रहे हैं तो कर्ता के बारे में, कर्ता के अबाउट बता रही हैं कि कर्ता क्या है, किस प्रकार का है।
तो सहायक क्रियाएं तभी प्रधान होंगी जब यहाँ पर बी के अलावा मेन वर्ब आप यूज़ नहीं करेंगे। यह है बी का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ बी, सेकंड फॉर्म ऑफ बी। जैसे बी इज एम आर होता है तो इज एम आर ये पहले रूप कहलाएंगे, और वाज वेयर जो होंगे वाज वेयर होंगे सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जिस तरीके से इज एम आर जब आप यूज़ करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो दूसरी मेन वर्ब आप यूज़ नहीं करते थे, उसी तरीके से वाज वर्ब का जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो आप दूसरी मेन वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी अपलोड नहीं किया है इसमें, तो आप ग्रामर से देख सकते हैं, बुक्स हैं, बाकी मैं उनके लिए अलग से वीडियोज़ अपलोड करूँगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक गाय थी, तो वह एक गाय थी, तो इसका मतलब हो जाएगा, चूँकि सी नहीं लगाना है यहाँ पर आप पशु पक्षी के लिए दैट चूँकि एक वचन है इसके साथ लगेगा वाज, और काऊ है, काऊ के साथ आर्टिकल लगेगा ए। मेरे आप वीडियोस देखिए, उनमें आपको आर्टिकल बताया गया है, तो इस तरीके से बनेगा। इसी का दोस्तों आप प्रश्नवाचक नकारात्मक सभी प्रकार से बना सकते हैं। अब यहाँ पर ले लीजिए वे गायें थी, वे गायें थी। अब मैंने बताया कि थी भले आ गया है, थी से आपको नहीं देखना है, कर्ता आपका बता रहा है। चूँकि वे गायें थे आप लिखेंगे तो यह अशुद्ध वाक्य कहलाएगा, इसलिए थी लगाया गया है। लेकिन ये जो दे है यह एक से ज़्यादा गायें बता रहा है, ये वर सहायक क्रिया लेगा, इसलिए आप काऊ का प्लूरल बनाएंगे, यानी इसमें एस लगाएंगे, प्लूरल्स। नंबर का भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन दोस्तों मैंने लगभग अपने वीडियोज़ में मैंने बता दिया है कि जब आप ए एन का यूज़ नहीं करते हैं और उसमें कर्ता आप एक से ज़्यादा शब्दों को संबोधित करने वाले लेते हैं तो आपको काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना पड़ता है। मतलब घुमा फिरा के नहीं दोस्तों, जब प्लूरल बनाना हो तो आपको काउंटेबल नाउन के अंत में एस ई एस आई ई एस ई एन लगाना पड़ता है। इनके कुछ रूल्स होते हैं। मैं नंबर जब अपलोड करूंगा, नंबर के लिए वीडियो स्पेशली बनाऊंगा, नंबर, केस, जेंडर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें फिर से बृहत रूप से बताऊंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए, ए एन का मतलब होता है एक वस्तु और एस ई एस का मतलब होता है एक से ज़्यादा। अब वो एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, तो दो हो चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 2 खरब हों, एक से एक को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं वह सब बहुवचन हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझना है, इन्हीं का प्रश्नवाचक नकारात्मक बना लेंगे। अब दोस्तों ये तो वाज वर्ब का प्रयोग हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे ही आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दूसरे प्रकार के वाक्य मिलते हैं, उनकी पहचान मैं लिखता हूँ। मैं इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल में भी अपलोड किया है। थोड़ा क्लैरिटी के कारण उसमें समस्या है, लेकिन मैंने उसमें और बृहद ढंग से समझाया है, आप उसको भी देखिएगा। यहाँ पर पहचान में दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको अब जो दूसरी पहचान है, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है होता था, तो यहाँ ता था, ती थी, ते थे। तो जब दूसरी पहचान का आप यूज़ करते हैं तो यह दूसरी पहचान हमको यह बताती है कि हमको बी के अलावा मेन वर्ब यूज़ करना है, बी के अलावा मेन वर्ब यूज़ करना है। मतलब अब जब बी के अलावा यूज़ करेंगे तो वहाँ था, थे, थी की प्रधानता हट जाएगी। मतलब था, थे, थी की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। जैसे पहचान लिखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जब दूसरे प्रकार के वाक्य, तो उसमें दूसरी मुख्य क्रियाएं लेना है। जैसे वह खाता था, अब वह खाता था में जो ता था है इसको आप हटा दें और खा में लगा दें ना, तो मतलब यह एक्शनिंग सेंस शो कर रहा है कि वह खाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको मेन वर्ब के लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा। मैं लगभग उसमें 50 मेन वर्ब ऐसी लूँगा जो कि
आपको परिचित लगें और उनके तीनों फॉर्म लिखूँगा, फेमिलियर मेन वर्ब बनाऊँगा। तो इस तरीके से दोस्तों यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दूसरी पहचान मैंने लिखी है। पहली पहचान में मैंने बताया था, थे, थी का यूज़ करना है यानी वाज वर का, और दूसरे में आपको वाज वर का यूज़ नहीं करना है यानी बी के अलावा मेन वर्ब। हिंदी में तो था है, लेकिन अंग्रेजी में था, थे, थी की अंग्रेजी आपको नहीं बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर कर्ता के बारे में यह नहीं बता रहा है, यह कर्ता के एक्शन के बारे में बता रहा है कि कर्ता खाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब आप दूसरी मेन वर्ब का यूज़ करेंगे तो जो सकारात्मक वाक्य होंगे उसमें आपको सभी कर्ता के साथ, जितने कर्ता हैं इसमें कर्ता का डिवाइडेशन नहीं है, सभी कर्ता आई, वी, यू, दे जितने भी आपके कर्ता हैं सबके साथ सकारात्मक वाक्य में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लेना है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। जैसे आप लिख लिए वह खाता था, तो यह सकारात्मक है। सकारात्मक वाक्य का मतलब है जिसमें नहीं और प्रश्नवाचक शब्द ना हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही, फिर ईट, EAT, इसका दूसरा फॉर्म होता है एट। ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब यहाँ से मेन वर्ब था, ती, थी के पास होगी, तो ईट का दूसरा फॉर्म आप एट यूज़ कर देंगे बस। तो मतलब इसमें नोट में मैं लिखे दे रहा हूँ कि था, थे, थी की अंग्रेजी नहीं बनाना है। था, थे, थी की अंग्रेजी नहीं बनाना है, अंग्रेजी नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। तो सकारात्मक फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी कर्ता, मैं यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ सभी कर्ता, वाक्य सकारात्मक होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का दूसरा फॉर्म। अब दोस्तों इसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक जब आएंगे तब मुख्य क्रिया का दूसरा फॉर्म हट जाएगा, तब आपको सहायक क्रिया लेना है, लेकिन वाज और वर नहीं लेना है कि आप वाज और वर, क्योंकि जब वो सकारात्मक में ही नहीं यूज़ हो रही हैं तो उनका यूज़ आप नकारात्मक और प्रश्नवाचक में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। सकारात्मक और नकारात्मक और प्रश्नवाचक में आप डिड सहायक क्रिया का यूज़ करेंगे। डिड सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप बी के अलावा मेन वर्ब आप यूज़ करते हैं तो उनके लिए नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए डिड सहायक क्रिया यूज़ करेंगे। माने डिड का यूज़ आप कब करेंगे? जब नकारात्मक वाक्य हो या प्रश्नवाचक हो। तो फिर वहाँ पर जब डिड का यूज़ करेंगे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना है दोस्तों। ये डिड सहायक क्रिया है, जिस तरीके से वाज वेयर सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे प्रेजेंट में आप यूज़ करते थे डू, तो उसमें डू और डज दो रहती थी प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में चूँकि आप सभी के साथ मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं सकारात्मक में, उसी तरीके से इसमें एक सहायक क्रिया रहती है डिड। ये डू मेन वर्ब भी है और डू सहायक क्रिया भी है। इसी तरीके से डिड मेन वर्ब भी है और सहायक क्रिया भी है। जैसे आप समझिए, इसका यदि आप सकारात्मक बनाएं, मैं करता था, मान लीजिए कुछ भी पास्ट में आप करते थे, तो था आप हटा दें तो करना, तो डू माने करना होता है। वाक्य है सकारात्मक, तो सकारात्मक का जो रूल है क्या है? सकारात्मक का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म। था थे थी की अंग्रेजी तो नहीं बनाना है, मैंने लिखवा दिया है आपको, क्योंकि इसमें मेन वर्ब है माने बी, यानी था थे थी के अलावा दूसरी मेन वर्ब आ गई करना, तो था थे थी की अंग्रेजी नहीं बनाना है। अब आई, और आई क्या कर रहा है? काम कर रहा है, करना, तो डू का दूसरा फॉर्म के लग जाएगा डिड। तो यहाँ पर ये डिड सहायक क्रिया नहीं कहलाएगी, यहाँ पर मुख्य क्रिया हो गई।
अब इसको नकारात्मक में आप समझेंगे, जैसे वह नहीं करता था। तो आपको दोस्तों मालूम है कि सहायक क्रियाएं जो होती हैं सदैव मुख्य क्रिया के पहले आती हैं। मैं केवल नकारात्मक के लिए बना रहा हूँ। तो डिड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सभी कर्ता के साथ। चूँकि सभी कर्ता के साथ सकारात्मक में जिस तरीके से दूसरा रूप लगाते हैं उसी तरीके से सभी कर्ता के साथ डिड लगाएंगे, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वह नहीं करता था कि अंग्रेजी क्या होगी? ही, फिर डिड, फिर नॉट। अब डू का दूसरा फॉर्म नहीं लगेगा डिड, अब क्या लगेगा? डू लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। प्रश्नवाचक हो जाए तो प्रश्नवाचक का रूल मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक जब हो जाता है तो सहायक क्रियाएं सदैव कर्ता के पहले हो जाती हैं। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द में है, यानी किसी वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो सहायक क्रियाएं हमेशा मुख्य क्रिया के पहले इस्तेमाल होती हैं। जैसे आप ले लीजिए, क्या वह जाता था? तो क्या वह जाता था, तो मतलब यह वाक्य जो है मैंने यहाँ पर बताया कि जब प्रश्नवाचक या नकारात्मक हो तो आपको डिड का यूज़ करना है। सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सहायक क्रिया। अब यहाँ पर था के अलावा दूसरी मेन वर्ब आ गई जाना, तो था तो लगेगा नहीं वाज वर्ब। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक के साथ डिड सहायक क्रिया लगाते हैं। पहले आप कर्ता यूज़ कर लीजिए यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ना हो। ही, अब प्रश्नवाचक है तो डिड इधर नहीं लगेगा, डिड लगेगा कर्ता के पहले यानी कर्ता के बाएं तरफ। और क्या के लिए मेरे और वीडियोज़ आप देखिए दूसरे चैनल में। यदि क्या शुरू में होता है यानी वाक्य के प्रारंभ में होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती है। इसके बाद नॉट, मान लीजिए यहाँ पर नहीं होता तो नॉट इधर बनाया जाता। क्या हुआ है? मैं नहीं भी लिख देता हूँ, नहीं इधर नहीं जाता, नहीं कर्ता के बाद रहता है। अब मैंने बताया कि जब आप डिड का इस्तेमाल सहायक क्रिया माने सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक में तो मुख्य क्रिया का पहला रूप ही इस्तेमाल करेंगे, यानी गो का दूसरा फॉर्म वेंट नहीं यूज़ होगा, गो यूज़ करेंगे। डिड ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाता था? डिड ही नॉट गो। क्या के लिए आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक टेंस में यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी। यदि क्या कर्ता के बाद हो तब उसकी अंग्रेजी सबसे शुरू में बनेगी। बाकी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी अंग्रेजी शुरू में ही बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए क्या को आप बीच में कर देंगे, वह क्या गाता था, तो कर्ता आपने लिख लिया ही। अब मैंने बताया कि वाक्य यदि प्रश्नवाचक हो तो आपको सहायक क्रिया डिड का यूज़ करना है, और वाक्य प्रश्नवाचक हो जाए तो सहायक क्रियाएं कर्ता के पहले। तो डिड इसके पहले हो गई यानी बाएं तरफ। अब कर्ता के बाद प्रश्नवाचक शब्द क्या है तो क्या की अंग्रेजी सबसे शुरू में। व्हाट डिड ही, नॉट, तो नॉट इसमें नहीं है, तो मेन वर्ब है गाना, वाज वर्ब तो लगेगी नहीं, तो गाना मेन वर्ब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग। अब ध्यान रखना है दोस्तों कि सिंग और सॉन्ग में ध्यान देना है कि सॉन्ग नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ये मेन वर्ब नहीं है। सॉन्ग काउंटेबल नाउन है और ये सिंग मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आप सिंग की जगह सॉन्ग लगा दें। व्हाट डिड ही सिंग। अब यहाँ पर होता कि वह क्या गाना गाता था, तो गाना लिख देते हैं दोस्तों, गाना को आप गीत लिख लिया करिए। वह क्या गीत गाता था या वह क्या कोई गीत गाता था। चूँकि तो यहाँ पर आप आर्टिकल के यूज करेंगे ए सॉन्ग। ए माने कोई भी होता है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो ये पंक्चुएशन है, ये सिकिल जैसा, हंसिया जैसे, यह हिंदी में भी यूज़ होता है और इंग्लिश में। यहाँ पे डॉट का यूज़ इंग्लिश में नहीं करेंगे। ये हंसिया जैसा सिकिल, सिकिल मीन्स हंसिया बना के नीचे
बिंदी लगा देंगे। तो इसकी इंग्लिश हो गई वह क्या गाता था की इंग्लिश क्या हो गई, वह क्या गीत गाता था। व्हाट डिड ही सिंग अ सॉन्ग, व्हाट डिड ही सिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है। अब कुछ चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा कि जैसे ता था ती थी, तो ये मान लीजिए ये आपकी पहचान हो गई सैद्धांतिक रूप से, लेकिन इसमें कुछ वाक्य बदल के भी पास्ट में बोला जाता है, तो उनको आप समझिए। यदि बड़ा आ या बड़ा आ था भी आए, ता था ना रहे, तो वहाँ आपको समझना है ता था है। या बड़ी ई आए या बड़ी ई थी आए, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ए थे आए या ए आए। अब मैं वाक्य बनाता हूँ, आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है वह गया या वह गया था, तो इसका मतलब होता है वह जाता था। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। या लिख गया वह चला गया, वह चला गया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोई और वाक्य नहीं है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य हैं जिनमें दूसरी मेन वर्ब बी के अलावा मेन वर्ब यूज़ की गई है। तो आपको ध्यान देना है। जैसे तो वह गया था क्या हो जाएगा, ही वेंट। चूँकि सकारात्मक में मैंने बताया कि कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। इसमें एक प्रचलित वाक्य चलता है गया गया गया, तो इसका मतलब होता है गया गया जाता था। तो यहाँ पर एक गया हो गया नाम, एक गया हो गया स्थान जो बिहार में है, तो यही हो जाएगा अनुवाद गया वेंट टू गया, गया वेंट टू गया। अब आपको मालूम है कि जहाँ भी प्रॉपर नाउन आती है तो उनके लेटर कैपिटल होते हैं। तो ये गया नाम है, नाम यानी प्रॉपर नाउन, किसी का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का भी कोई नाम यदि आ जाए गया, जैसे मान लीजिए इंग्लिश नाम है, मैथ्स नाम है, ये सब्जेक्ट के नाम है, तो जहाँ भी वो आएंगे उनके लेटर कैपिटल और उनके पहले नो आर्टिकल यानी ए एन दा का यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज़ होता है, लेकिन उनके लिए वो विशेष रूल हैं या विशेष हैं। तो गया वेंट टू गया, और ये गया स्थान हो गया। जब आप स्थान की ओर जाते हैं तो टू लगाएंगे, और जब स्थान को छोड़ के आते हैं तो फ्रॉम। मान लीजिए आप गया से आते हैं तो गया केम फ्रॉम गया, गया गया से आता है, कम का दूसरा रूप केम होता है। गया गया से आता था या गया गया से आया, गया केम फ्रॉम गया। तो दोस्तों मेरा जो बताने का मकसद है कि यदि वाक्य में ता था ती थी के अलावा इस तरीके से वाक्य आएँ तो आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आ गया वे बोले, वे बोले, तो इसका मतलब है ए है, ते थे, मतलब वे बोलते थे। यहाँ पर ते थे है, मतलब यदि टी एच ई वाई था, टेल, टेल का दूसरा फॉर्म आप यूज़ करेंगे टोल्ड, क्योंकि वाक्य सकारात्मक है। या उन्होंने, उन्होंने किया या उन्होंने किए, तो उन्होंने को वे बोलते हैं, उन्होंने को वे। अब ये सकारात्मक है तो दे, तो वे करते थे, तो डू का दूसरा फॉर्म डिड, दे डिड। हमने देखा, हमने देखा, या इसको लिख दिया जाए हमने देख लिया, हमने देख लिया। अब ध्यान देना है, इस तरीके से रहे। या हमने देख लिया था, तो ये मेन वर्ब यहाँ देखना और लिया ऐसे रहे, तो जो ये पहचान है आपका, पहचान के पहले जो ये शब्द है ये आपका मेन वर्ब है, देखना। तो वी, अब चूँकि वाक्य सकारात्मक है और था थे थी के अलावा दूसरी मेन वर्ब यूज है, तो वाज वेयर की अंग्रेजी नहीं बनेगी। तो यहाँ मुख्य क्रिया देखना का दूसरा रूप क्या लगेगा, सा, ऐसे डब्ल्यू। सी का दूसरा फॉर्म सा होता है, ऐसे डब्ल्यू। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और आपको समझना है।
हमने कहा, हमने कहा, तो कहा में बड़ा आ है यानी ता था है, तो यानी वी टोल्ड, वी टोल्ड। उसने दिया, उसने, उसने दिया, उसने को वह बोलेंगे, तो ही गिव का दूसरा रूप गेव। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि लास्ट में आपको समझना रहेगा। समझने के लिए मैंने शब्द बता दिए हैं। अब जैसे हमने मारा, हमने मारा यानी हम मारते थे, चूँकि वह एक सैद्धांतिक पहचान है, लेकिन बोलचाल में हम मारते थे नहीं बोला जाएगा। भूतकाल में कोई भी हमने काम किया है तो जब बातचीत करेंगे तो हम ऐसे ही बोलेंगे, हमने मारा, तो हमने मारा। हिट माने मान लीजिए मारा, तो हिट का दूसरा रूप, या हमने चोट पहुंचाया, हम ही ने चोट पहुंचाया था, हम ही ने चोट पहुंचाया था, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन उसको आप सैद्धांतिक में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कि हम मारते थे। तो दोस्तों अनुवाद वही होगा, हिंदी में सेंस थोड़ा अलग अलग हो जाता है, लेकिन वह अनुवाद सेम होगा। वी हिट, हिट, चूँकि हिट जो है, मान लीजिए हिट तीनों फॉर्म एक होता है, हिट हिट हिट, तो सकारात्मक है तो मुख्य क्रिया का दूसरा फॉर्म हिट आया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको थोड़ा समझना है कि कहाँ पर ता था, ती थी, ते थे मेन वर्ब के साथ सेट हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि कुछ भी आप बना रहे हैं तो उसमें आप देख लीजिए, जैसे वे पत्ते थे, तो यहाँ पर आप सेट करने लगेंगे ते थे, तो चलिए आपने सेट किया ते थे, तो उसमें ना लगाएंगे तो कोई पन्ना ये मेन वर्ब नहीं होती है। तो आपको समझना रहेगा कि यहाँ पर ते थे का कोई मीनिंग नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जहाँ ते थे ती थी आ जाए तो वहीं मेन वर्ब होता है। आप ना लगाकर जांच करेंगे तो यहाँ पर कोई एक्शनिंग सेंस नहीं है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में ही बी मेन वर्ब का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर अंग्रेजी हो जाएगी दे वर, और लीफ का बहुवचन LEF, F हटाएंगे, VES लगा देंगे, दे वर लीव्स। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसा ही चलता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन आपसे मिले, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और जो भी आप बोलेंगे इंग्लिश में, जैसी भी दिक्कतें आपको आती हैं मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं यह वीडियो दूसरे चैनल में अपलोड करूंगा। मेरे 2 चैनल हैं, एक क्रिस्टल नाम से है, क्रिस्टल मैथ्स एंड इंग्लिश, एक एस्ट्रल इंग्लिश मैथ्स एंड इंग्लिश है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोनों चैनल में मेरे वीडियोज़ हैं, मैं इसको दूसरे चैनल में अपलोड करूँगा, इसको आप देखिएगा। मेरे पहले वाले चैनल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो जो मैंने अपलोड किया थोड़ा उसमें क्लैरिटी कम है, इसलिए मैंने फिर से यह वीडियो बनाया और इसको मैं अपने दूसरे चैनल में अपलोड कर रहा हूँ। मैं अपने दूसरे चैनल की लिंक भी इस बार दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसको आप उसको गो थ्रू करके आप जा सकते हैं दूसरे चैनल में। थैंक यू।